আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हुए सामूहिक बलात्कारों के लिए पाकिस्तानी सेना जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि सीधी लड़ाई में पाकिस्तान की सेना की हार तय है और ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में जिस तरह से हत्याएं, बलात्कार और नरसंहार किया वह उनकी उपलब्धि है। सीधे युद्ध में उनकी हार निश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उसने यहाँ पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तानी आतंकियों से बदला ले लिया है। हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में करीब 32 मिनट का भाषण दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों के बारे में जिक्र किया। खराब मौसम के कारण सिक्किम का दौरा रद्द होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार पहुंचे। बाद में शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में रोड शो और जनसभा में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के उद्देश्य से एक नई योजना तैयार की है, जिसमें एआई और ड्रोन तकनीक के उपयोग से किसानों को अधिक लाभ मिल सकेगा। इसी के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कृषि संकल्प अभियान की आधिकारिक शुरुआत की।
पूरे देश के साथ राज्य में भी गुरुवार से कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विषमगंज से इस अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस दिन कार्यक्रम में कहा कि एआई टेक्नोलॉजी और ड्रोन के इस्तेमाल से राज्य के किसानों को फायदा होगा। যদি অ্যালার্মিং কোনো সিচুয়েশন হয়, সেই সতর্ক যদি আগে থেকে চাষিরা পান, তাহলে সেই ফলকে আমাদের আনারস আপনারা জানেন স্টেট ফুড, আমাদের জন্য আগে ভাগে সেই সতর্কতা যদি জানে এই কারণে যে কি হবে, তাহলে তারা সতর্ক হলে সেই ফসলকে বাঁচাতে পারবে। আমাদের খোয়াইয়ে আমরা জানি আদা চাষ সেখানে প্রচুর হয়, সেই আদা চাষিরা তাদের মাটি যদি বিশ্লেষণ করে সেখানে আদা লাগালে লাভ হবে কিনা, তো সয়েল হেলথ যদি পরীক্ষা করা হয়, সয়েল হেলথ কার্ড আমরা বিতরণ করছি প্রচুর পরিমাণে, তাহলে সেখানে কোন জায়গায় আদা লাগালে এবং কি কি সার বা কিছু লাগানো যাবে কিনা আমাদের সায়েন্টিস্টরা যখন বলবে, এবং এই ধরনের বুদ্ধিমত্তা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে মাথায় সামনে রেখে যদি আমরা ডিসিশন নিই, আরো বেশি ফসল হবে। আমাদের ড্রোনের মাধ্যমে এখন যদি আমরা পশ্চিম ত্রিপুরাতে আমরা যদি ড্রোনের মাধ্যমে যদি তার যদি সেখানে সার্ভে করা হয়, তাহলে সেখানে রাবার চাষগুলো, রাবার যে উৎপাদনগুলো আছে সেগুলোকে আমরা বিভিন্ন যে রোগ হয় গাছের। राज्य में किसानों की संख्या 4.92 लाख की है। इस संबंध में किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृषि सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और केसीसी का पैसा सीधे किसानों के खातों में दिया जा रहा है। इस मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य में 23 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने यह बात कही। डाटा আছে বর্তমানে রাজ্যে মোট কৃষকের সংখ্যা প্রায় 4,72,000 উপরে। তো মানে আমাদের যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন যে অন্নদাতা আমাদের, তাদেরকে আমাদের দেখে রাখতে হবে, তাদেরকে বেস্ট যে আমাদের যে প্রযুক্তিগুলো তাদের কাছে আমাদের দিতে হবে। রাজ্যের কৃষকদের আয় আমি যেটা বললাম প্রায় 13,590 টাকা হয়েছে। 2015-16 কত ছিল? প্রায় 6,580 টাকা। প্রধানমন্ত্রী গত 7 বছরে আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে এখানে যে সাফল্য এসেছে, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মান নিধি 19তম যে কিস্তি এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, তাতে করে প্রায় 843 কোটি 64 লক্ষর উপরে এখন পর্যন্ত একদম মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে যে মিডল ম্যানের আর কোনো সুবিধা নেই, ডাইরেক্টলি ওনাদের অ্যাকাউন্টে এই টাকা ত্রিপুরাতে এখন দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা আপনারা সবাই জানেন যে ক্ষতিপূরণের যে পরিমাণ প্রায় 10 কোটি 63 লক্ষ টাকার উপরে এখন অব্দি দেওয়া হয়েছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড আমাদের এখন পর্যন্ত যে ঋণের যে পরিমাণ 2,200 কোটি টাকার উপরে। আমাদের মিনিমাম যে সাপোর্ট প্রাইস এমএসপি আপনারা জানেন যে আমাদের সরকার আসার পর প্রথম আমরা এই রবি মরশুমে আমরা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে দাম আমরা ক্রয় করি, এবং এখনই আমাদের প্রতি কেজিতে 23 টাকা প্রতি কেজিতে আমরা আমাদের এই সরকার এখন দিচ্ছে। তো তাতে করে প্রায় 446 কোটি টাকার উপরে এখন পর্যন্ত আমরা দিয়েছি। আমরা সয়েল হেলথ কার্ডের কথা যদি বলি, মোট 2,06,000-এর উপরে আমরা সয়েল হেলথ কার্ড বিতরণ করেছি। এফপিও আমাদের 58টা ব্লক আছে, 58টা ব্লকের মধ্যে একটি করে এফপিও গঠন করা হয়েছে। কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ এখন পর্যন্ত আমরা যা করেছি, তাতে করে বিভিন্ন কৃষি আশ্রয় দেওয়া হবে, কুসুম একটু আগে বলা হয়েছে, তাতে করে 204 কোটি টাকার উপরে এখন পর্যন্ত ভর্তুকিতে এই कृषकों জন্য দেওয়া হয়েছে। इस अभियान के अवसर पर 29 मई से 12 जून तक राज्य भर के 8 जिलों में 864 जगहों पर कृषि जागरूकता बैठकें आयोजित की जाएगी। प्रत्येक जिले में 3 समितियां बनाई जाएंगी। हर दिन 72 मीटिंग्स की जाएंगी। यह बैठक कम से कम 200 किसानों के साथ होगी। इस अभियान में राज्य भर में कुल 24 कृषि रथों का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक टीम के पास कृषि प्रचार अभियान के लिए एक रथ होगा। इस अभियान का उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और आधुनिक कृषि तकनीक की अवधारणा को किसानों तक पहुंचाना है। इसके अलावा इस अभियान का एक उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर किसानों के काम से कृषि के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त करना और किसानों के फायदे और नुकसान को जानना है। इस अभियान में एडवांस मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग के इम्पोर्टेंस, कृषि में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग, क्लाइमेट फ्रेंडली कल्टीवेशन मेथड्स, वेदर और क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में जागरूकता, पशुपालन के तरीके, मछली पालन के तरीके आदि पर जोर दिया गया है। कृषि में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से इस कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य द्वारा प्रस्तावित 3 नए सामान्य डिग्री कॉलेजों को एमबीबी विश्वविद्यालय से जुड़ने का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री ने यह बात एमबीबी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कही। इस साल राज्य में 3 नए जनरल डिग्री कॉलेजेस शुरू होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि यह देखने का प्रस्ताव है कि क्या इन 3 डिग्री कॉलेजेस को एमबीबी यूनिवर्सिटी में विलय किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को एमबीबी यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन सेरेमनी की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी छिलो, এটা স্টেট গভর্নমেন্ট দ্বারা পরিচালিত ছিল। পরবর্তী সময়ে যখন সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হয় সেখানে এই ধরনের একটা মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছিল যে ত্রিপুরার যত জেনারেল কলেজগুলো আছে অ্যাটলিস্ট সেগুলো যেন ত্রিপুরা যে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি করতে হয় সেখানে তাদের থাকতে হবে। এগুলো বিশদভাবে আলোচনার পরে তারপর ডিসিশন নেব। আমাদের এই ধরনের আলোচনা হয়েছে, আমি ঘোষণা বলবো না। এবারের বাজেটও আপনারা দেখেছেন যে 3টা নতুন ডিগ্রি কলেজের আমরা করব বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে, আমরা সেটারও ঘোষণা দিয়েছি। তো আমি একটা প্রস্তাব রেখেছিলাম কালকে যে এই 3টা যে কলেজ আছে সেগুলোকে যদি আগামী দিনে আমাদের এই ইউনিভার্সিটির সাথে আমাদের যোগ করা যায় তাহলে আরো বেশি এটা স্ট্রেংথেনিং হবে। তো সেগুলো আইন দেখে সেগুলো আইনজ্ঞদের সাথে কথা বলে নিশ্চয়ই আমি এই বিষয়গুলো আমি দেখব। यह करियर बिल्डिंग का हब बन गया है। राज्य में कई यूनिवर्सिटीज है। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि सभी यूनिवर्सिटीज में बीबीए, एमबीए, बायोटेक्नोलॉजी आदि पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई गई है। এখানে কেরিয়ার তৈরি করার জন্য একটা পীঠস্থান আমি বলবো, এবং এখানে এখন কম্পিটিশনের যোগ, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি যেহেতু এখানে এসছে, এবং কোনো ইউনিভার্সিটি প্রাইভেটই হোক সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হোক সব ইউনিভার্সিটিতে আমি যা খবর রেখেছি সেখানে কিন্তু মানুষ চায় যে ইউনিভার্সিটিতে প্রপার পড়াশোনা ওনারা করুক এবং বিভিন্ন বিষয়গুলোর যাতে এভিনিউজ সেখানে ক্রিয়েট হয়। আমার কাছে যা খবর আছে এখন যে এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ, এমবিএ, বিসিএ, এমএসসি, বিএসসি এবং বায়োটেকনোলজি এমএসসি কোর্স সেগুলো চালু করার ওনারা চেষ্টা করছেন। কোনো জিনিস যেন বাকি না থাকে, এট বেস্ট যা যা দরকার। एमबीबी यूनिवर्सिटी की स्थापना 2015 में किया गया था। महाराजा बीर बिक्रम यूनिवर्सिटी के 3 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जिनके नाम महाराजा बीर बिक्रम कॉलेज, बीर बिक्रम मेमोरियल कॉलेज और त्रिपुरा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है। ये कॉलेज एमबीबी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और विभिन्न अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स प्रदान करता है। त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पीएचडी कोर्सेज भी प्रदान करता है। महाराजा बीर बिक्रम यूनिवर्सिटी ने 2015 में अपनी स्थापना के लगभग 10 साल बाद अपना पहला कॉन्वोकेशन सेरेमनी आयोजित किया। इस अवसर पर 9642 लोगों को कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। 135 लोगों को एकेडमिक एक्सीलेंस सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। हाल ही में प्रद्योत किशोर देब्बरमन और गोमती जिला अधिकारी तरित कांति चाकमा के मामले में प्रतिक्रिया दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। इस मामले में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, ऐसा कहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में यह देखा जा रहा है कि किसी की गरिमा को ठेस न पहुंचे। দেখুন, এই বিষয়ে আমি যখন দিল্লিতে ছিলাম তো মাথার যিনি উনি আমাকে টেলিফোনে বলেছিলেন এই ঘটনা, উনি বলেছেন এটা কমপ্লেন না, আপনাকে জানানোর জন্য আপনাকে। আমি ওনাকে বলেছিলাম আমি আগরতলায় গিয়ে আমি চিফ সেক্রেটারি মহোদয়কে বলবো, বলে বিষয়টা আমাকে জানিয়ে মানে জেনে আমাকে যেন জানায়। তো সেই অনুযায়ী আমি যেদিন এলাম এখানে সেদিনই আমি চিফ সেক্রেটারি মহোদয়কে ডাকলাম এবং উনি এখন আমাকে এই বিষয়ে অফিসিয়ালি জানাননি কিছু। তো ওরা যখন কালকে আসলো আমি এই কথাটাই বলেছি, আসার পরে আমি বিষয়টা জেনে নিই ভালো করে, তারপরে আমরা নিশ্চয়ই বিষয়টা যাতে কারোর সম্মানে আঘাত না লাগে সেটা নিশ্চয়ই আমরা দেখি, এতটুকু আমরা বলি এবং সবার সম্মানই কিন্তু রাখতে হবে। জেলা শাসকের সঙ্গে কি আপনার কথা হয়েছে বা আপনি প্রশাসনিকভাবে বিষয়টা দেখেছেন? না, চিফ সেক্রেটারি মহোদয় তো ওনার সাথে নিশ্চয়ই কথাবার্তা বলছেন, তো ওনার থেকে কাগজ আসলে তারপরে আমার মানে যা করা যায়। বিষয়টা হয়তো বা একটা কমিউনিকেশন গ্যাপও হতে পারে,
কারণ এরকম তো হওয়ার কথা না, এরকম হওয়ার কথা না। যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে কিভাবে আমরা আগামী দিনে সেটাকে সমাধান করা যায়, একটা কোর্ডিয়াল অ্যাটমসফিয়ার আমরা সব জায়গায় চাই, এই ধরনের না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। पड़ोसी राज्य मिजोरम ने सीमा विवाद के चलते प्रशासनिक मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन किया है। इस मामले में मिजोरम पुलिस और वन विभाग के कर्मियों ने जाम्पुई पहाड़ियों में घुसकर पर्यटक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। मिजोरम के सीमा से सटे त्रिपुरा के जम्पुई हिल के फुलदनसंग गांव में मिजोरम पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्सनल और मिजोरम के कुछ स्थानीय लोगों की एक टीम ने बेल्टलिंगचिप इलाके में स्थित इको टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिस और अंडर कंस्ट्रक्शन कैफेटेरिया बिल्डिंग को नष्ट कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फोर्स ट्रक और जीप में सवार होकर लोग रात करीब 1:30 बजे गांव में पहुंचे। बिना किसी पूर्व जानकारी या नोटिस के उन्होंने इको टूरिज्म ऑफिस और अंडर कंस्ट्रक्शन कैफेटेरिया पर हमला कर दिया। करीब 1 घंटे में दोनों स्ट्रक्चर्स को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि त्रिपुरा स्टेट राइफल की 15th बटालियन की एक कंपनी घटनास्थल से महज 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया या हस्तक्षेप नहीं किया गया। इससे स्थानीय लोगों में व्यापक गुस्सा है। स्थानीय निवासियों ने दावा किया है कि ये स्ट्रक्चर जम्पुई हिल में पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एक पर्यटन परियोजना का हिस्सा था। बेल्टलिंगचिप इलाके में बना कैफेटेरिया पहाड़ी पर्यटन विकास के लिए एक आदर्श था। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा नियोजित इस ढांचे के निर्माण में बहुत पैसे लगाए गए थे। घटना के तुरंत बाद इलाके में तनाव फैल गया। ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने समूह बनाकर तोड़फोड़ के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने इस घटना को अवैध हमला बताया। मिजोरम प्रशासन के एक वर्ग ने दावा किया कि संबंधित क्षेत्र में अवैध कब्जे के तहत ढांचा बनाया गया था। हालांकि मिजोरम सरकार ने अभी तक इस दावे का समर्थन करने के लिए लिखित या मौखिक रूप से कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। इस घटना के बाद त्रिपुरा पुलिस ने एक निरंतर मामला दर्ज किया है। फिलहाल शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्पुई हिल में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। फुलदनसाई गांव और उसके आसपास गश्त बढ़ा दी गई है। हालांकि त्रिपुरा राज्य प्रशासन ने अभी तक इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है। विभिन्न क्षेत्रों से इस घटना की उचित जांच की मांग की जा रही है। नागरिक समाज, पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि पहले ही राज्य सरकार से इस संबंध में उचित कार्यवाही की मांग कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। राज्य प्रशासन ने कुल 8 नौकरशाहों के तबादले और पद स्थापन किए हैं। राज्य सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार ने प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस संबंध में IAS, IFS और TCS लेवल के 8 ऑफिसर्स को फिर से ट्रांसफर किया गया है। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। ऊनकोटी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार चाकमा को अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आयुक्त के रूप में स्थानांतरित किया गया है। डॉक्टर विशाल कुमार को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के एडिशनल चार्जर से मुक्त कर दिया गया है। इसी तरह तमाल मजुमदार को ऊनकोटी जिले के जिलाधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा के शशि कुमार को ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सचिव का एडिशनल चार्ज दिया गया है। इसके अलावा के शशि कुमार को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट के प्रधान सचिव का एडिशनल चार्ज दिया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ब्रिजेश पांडे को ट्राइबल वेलफेयर
टीआरपी और पीटीजी सहित अन्य विभागों के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। चैतन्य मूर्ति डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रधान सचिव होंगे। सोनामुड़ा के एडिशनल एसडीएम रूपन दास को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। गुरुवार को बिजली विभाग के मुख्यालय के सामने घेराव कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सुबह से ही ये घेराव कार्यक्रम जारी रहा। कर्मचारियों ने आउटसोर्सिंग प्रणाली को खत्म कर सीधी भर्ती की मांग की है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई महीनों से बकाया वेतन को तुरंत जल्द जारी करने की भी मांग की गई। साथ ही साथ इन अस्थायी कर्मचारियों को श्रम कानून के दायरे में लाने की भी मांग की गई। আমাদের আউটসোর্সিং প্রথাকে বাতিল করে সরকারি সরাসরি বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীনে নিয়োগ করতে হবে। প্রথম, আমাদের কর্মচারী যাদের 10 মাস ধরে বেতন পায় না, 4 মাস 3 মাস ধরে বেতন পায় না, তাদের অতি সত্বর বেতন দিতে হবে, সাথে ইপিএফ ইএসআই দিতে হবে। আমাদের শ্রমিক আইনে অন্তর্ভুক্ত করে অর্থ প্রদান করতে হবে। সব ডিভিশনকে বলতে হবে আমাদের বকেয়া যাতে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া হয়। এটাই আমাদের মূল বক্তব্য। আমরা সরকারের কাছে, বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে করজোড়ে অনুরোধ জানাই যাতে আমরা যারা অনেক পরিশ্রম করে যারা বিদ্যুৎ দপ্তরে এই কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করছি, করোনা থেকে আজকে অবধি, আমাদের চিন্তাধারা যাতে তারা করে, ভবিষ্যতে যেন কিছু একটা চিন্তাধারা করে, আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা যাতে করে। खोवाई के ऑफिस टिल्ला स्थित पीडब्ल्यूडी के डिवीजन ऑफिस में 2 गुटों की झड़प में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का नाम है अंकुर देवनाथ। घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात किया गया है। गुरुवार को ठेकेदारी काम के टेंडर जमा करने को लेकर 2 गुटों के बीच खुलेआम झड़प शुरू हो गई। इस झड़प में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिनमें से एक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना को लेकर खोवाई शहर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। অফিসে গেছিলাম, তো ওয়ার্কারটা জমা দিতাম। তো এখানে রবীন্দ্র মাসের নেতৃত্বে টিপু শ্রীকান্ত শুক্রবার টিপু সামগ্রীয় কিষানদের উপরে শান্তনুরের উপর মায়েরামিল আমাদের বাধা দিয়েছে। তো ওরা বাধার অতিক্রমগুলো দেওয়ার ফলে এরা রবীন্দ্র মাসের নেতৃত্বে এরা আমাদের রোড দাও দিয়ে পার হতে পারে। কি নাম আপনার? त्रिपुरा के साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। धवल कृष्ण देबबर्मन का निधन होने पर राज्य के साहित्य और संस्कृति की दुनिया के एक चमकते सितारे धवल कृष्ण देबबर्मन का निधन हो गया। निधन के समय उनकी उम्र 84 वर्षों की थी। धवल कृष्ण देबबर्मन कुछ समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। आखिरकार बुधवार 28 मई को रात 11:55 पर उनका देहांत हो गया। गुरुवार को धवल कृष्ण देबबर्मन का अंतिम संस्कार किया गया। धवल कृष्ण देबबर्मन का जन्म 14 अगस्त 1941 को त्रिपुरा के राजघराने में हुआ था। पिता अनिल कृष्ण देबबर्मन एक संगीत प्रेमी थे। धवल कृष्ण देबबर्मन ने 1967 में बिलोनिया के बागपा ब्लॉक में कृषि विभाग के कर्मचारी के रूप में अपना कार्य शुरू किया। धवल कृष्ण देबबर्मन 2000 में कृषि विभाग से डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग के पद से सेवानिवृत्त हुए। धवल कृष्ण देबबर्मन अपने कार्य के दौरान कृषि साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने में काफी सक्रिय थे। उन्होंने विशेष रूप से त्रिपुरा की मिश्रित संस्कृति पर लिखा। उन्होंने अपने लेखन में त्रिपुरा के विभिन्न जनजातियों की संस्कृति के अलावा पर्यटन स्थलों और आर्किटेक्चर पर प्रकाश डाला। धवल कृष्ण देबबर्मन एक लेखक, कवि, निबंधकार, साहित्यकार और गीतकार थे। अपने अंतिम वर्षों में भी धवल कृष्ण देबबर्मन सामाजिक बुराइयों से खुद को बचाने के लिए आधुनिक सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर नियमित रूप से पोस्ट करके जागरूकता पैदा करने में सक्रिय थे। धवल कृष्ण देबबर्मन के निधन के साथ ही त्रिपुरा साहित्य और संस्कृति की दुनिया का एक सुनहरा अध्याय समाप्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।